हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। राम राम सभी को। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक और जो है वीडियो को शेयर करना, और चैनल को जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो है एनसीईआरटी की वीडियो डेली, एक वीडियो एक सब्जेक्ट की आपको मैं डेली प्रोवाइड करवाऊँगी। सुबह में हमने पॉलिटिकल की क्लास जो है आज से स्टार्ट कर दी है, और जो ज्योग्राफी के जो हमने 6 क्लास के एनसीईआरटी के 2 चैप्टर कल और परसों, पहले एक चैप्टर मैंने पहले ही करवा दिया था, और परसों कल जो है मैंने एक चैप्टर करवा दिया था ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि पृथ्वी की गति किस साइड है, किस तरफ से घूमती है, क्या नाम दिया गया है, इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैनल को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो को जो है आप पूरा देखा करो भाई, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप कर दोगे तो कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपका छूट जाएगा बीच में, और आगे चलकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं हमारे आज के चैप्टर की तरफ। काफ़ी लेंथी नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेज का, और बिल्कुल एकदम बेसिक बातें इसमें बताई गई हैं कि पृथ्वी घूर्णन परिक्रमण किस प्रकार से करती है, किस तरफ से घूमती है, गति के बारे में क्या बताया है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। हमें पता है, नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है, घूर्णन एवं परिक्रमण बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। यानी ये पृथ्वी है, ये वाली, और ये जो इधर ये इसका अक्ष है, ये इधर ही ऐसे ही घूमती रहेगी अपने ही अक्ष के ऊपर एक जगह, ये क्या कहलाएगी? घूर्णन कहलाएगी। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी यहाँ पर सूर्य है, और फिर ये यहाँ से घूमती हुई इधर, और फिर ये यहाँ पर वापस, तो इसको क्या कहेंगे हम? परिक्रमण कहेंगे। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, यानी जो पृथ्वी का अक्ष है ये घूमती रहती है ना, इसलिए ये एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है ये? 66.5 डिग्री का, अपने कक्षीय सतह से। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, आगे ये एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है, उसको क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। एक सेकंड देखिए, आपका एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। ये है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या दिखाया गया है? पृथ्वी का कक्षीय समतल यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रही है? ये 66.5 डिग्री का कोण। ये देखिए, उत्तरी ध्रुव और कक्षीय समतल के मध्य में, और ये जो कक्ष है यहाँ पर 23.5 डिग्री का कोण बनाएगी। आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा, और डायग्राम से भी आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, वो जो ये दिखाई गई थी ना काल्पनिक रेखा, इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह सतह जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करती है। जो पृथ्वी का प्रकाश है, रोशनी, वो कहाँ से पृथ्वी प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होगी। यानी पृथ्वी गोल है, एक गोले के आकार की, इसलिए जो पृथ्वी गोल है, यहाँ पर सूर्य है, तो सिर्फ आधे भाग में ही सूर्य की रोशनी पहुँच पाएगी। इसलिए सूर्य की ओर वाले आधे भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, वहाँ पर रात होती है। आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी जो सूर्य की तरफ एक आधे भाग होता है, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। ये देखिए एक डायग्राम, ये यहाँ पर सूर्य है, और ये जो है ये भाग, आधा भाग, इसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। यहाँ पर सूर्य की रोशनी है, और यहाँ पर रात है, यहाँ पर दिन और यहाँ रात। जो सूर्य की तरफ है वहाँ पर सूर्य की रोशनी है और दिन है। प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? जो दिन और रात को विभाजित करता है ग्लोब पर। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अक्ष जो पृथ्वी का जो अक्ष है ना, हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है, झुकी हुई, इसलिए
अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। देखिए चित्र 3.2 में ये देखिए, ये है प्रदीप्ति वर्त जहाँ तक सूर्य की रोशनी आती है, और ये रहा हमारा अक्ष, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी ही झुकी हुई है यहाँ पर ध्रुवों पर से, इसलिए जो है ये प्रदीप्ति वर्त मध्य में है, ये इसको टच नहीं करता है, ये इससे अलग है। आप डायग्राम से समझ जाना, वैसे देखने वाली बात है। ग्लोब पर यह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, और यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा आप 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे, यानी एक दिन का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। अभी ये बातें आप याद रख लेना, घूर्णन का जो समय काल है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी पृथ्वी की दैनिक गति कितनी है? 24 घंटे। पृथ्वी अपना एक चक्कर अपनी जगह पर कितने टाइम में कर पूरा करती है? 24 घंटे, यानी पूरे एक दिन में। इसी वजह से दिन और रात का चक्कर चलता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले भाग में सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, यानी जो भाग सूर्य की तरफ है वहाँ पर हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। यानी जो दूसरा भाग है घूर्णन नहीं करेगी तो एक भाग सूर्य की तरफ रहेगा और दूसरा भाग उसके विपरीत रहेगा। जो सूर्य की तरफ है वहाँ पर पूरा दिन जो है दिन और जो है हमेशा दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी ना, तो वहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ेगी सूर्य की रोशनी के कारण, और जो दूसरी तरफ है वहाँ अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अकक्ष में होती है, यानी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना, उसको क्या कहते हैं? परिक्रमा करती है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 यानी 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन का मानते हैं। हम पूरा एक वर्ष कितने दिन का मानते हैं? 365 दिन का। और सुविधा के लिए 6 घंटे, जो ये 1/4 दिया है ना, ये कितना टाइम वो होता है? 6 घंटे निकलते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं, पूरा 365 का ही हम लेते हैं, और ये इनको हम अलग से जो है आगे चलकर जोड़ते हैं। कैसे? ये देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के यानी जो 4 वर्षों के बाद जो 6 घंटे होते हैं वो 4 वर्षों में मिलकर कितने हो जाते हैं? एक दिन के बराबर। 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को, इस एक दिन को कब जोड़ते हैं? फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, यानी 4 वर्षों के बाद एक वर्ष पाँचवां कितने दिनों का आता है? 366 दिन का। एक वर्ष 366 दिन का, और उसे क्या कहते हैं हम? लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब होगा, तो आप पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष हमारा कब होगा। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी का जो चक्कर है वह किस वृत्त पर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार, गोलाकार वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, यानी पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है, यानी हम पूरे वर्ष को इन 4 ऋतुओं में बांटते हैं। कौन सी? गर्मी होती है, सर्दी, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब ये क्वेश्चन जो है कि ऋतुओं में परिवर्तन किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, समझने वाली बात, लेकिन जो एग्जाम में ना इतनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, पूछो मत, फिर भी जो है बच्चे इसको गलत करके आते हैं। सूर्य जो ऋतु में परिवर्तन किस वजह से होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऊपर एक डायग्राम भी दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और जो है इसको अच्छे से समझ लेना कि किस टाइम पर क्या गति होती है पृथ्वी की। ये बीच में सूर्य दिया गया है और ये जो है पृथ्वी इसके ऊपर चक्कर लगा रही है, और ये चक्कर जो है गोलाकार नहीं है, देखो आप, दीर्घवृत्ताकार है, इस तरह से दीर्घवृत्ताकार। इसके लिए भी आपको एक ट्रिक दी गई है, आगे मैं दिखाऊंगी। और ये जो है 4 इसलिए दिए गए हैं चारों तरफ से, क्योंकि जो है ऋतुएं कितनी होती हैं? 4 प्रकार की, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, गर्मी और सर्दी ऋतु, और जो है इनके बारे में यहाँ दिखाया गया है। डायग्राम से भी आप समझ लेना और एक बार इस पर नज़र डाल लेना। एकदम आसान से चैप्टर है ये। और ये जो आपका दीर्घवृत्ताकार है ना, ये इस तरह से फॉर एग्जांपल दिखाया गया है कि 2 कील लेकर ये धागे बांध ले
और जो है उसके ऊपर जो खिंचाव करके एक पेन से चारों तरफ घुमाकर एक डायग्राम बनाइए गोलाकार। तो वो किस तरह से बनेगा, दीर्घवृत्ताकार। 21 जून को क्या है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी गोलार्ध जो हमारा है, उत्तरी गोलार्ध वो सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या है, कर्क रेखा है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है, यानी जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो ऊष्मा ज़्यादा होगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले जो एकदम ध्रुवों के नज़दीक क्षेत्र है वहाँ पर ऊष्मा कम होगी और कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यानी छोटा सा डायग्राम एक बार बना के दिखा देती हूँ मैं। ये पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य है और ये हमारी विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पर है। अब उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर है और दक्षिण गोलार्ध यहाँ पर है। अब क्या है, यहाँ पर कर्क रेखा। तो सूर्य की जो रोशनी है वो यहाँ पर सीधी पड़ेगी 21 जून के टाइम पर। और जो ये है उत्तरी ध्रुव हमारा, तो यहाँ कितनी दूर जाएगी, तिरछी जाएगी, तो प्रकाश फैल जाएगा। इसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा गर्मी की बजाय वहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड होगी। ठंडे क्षेत्र भी होंगे, नरम से दिन होंगे वहाँ पर। लेकिन जो कर्क रेखा के ऊपर है, सीधी रोशनी है, वहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा ज़्यादा होगी, सूर्य की रोशनी ज़्यादा होगी। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। उत्तर ध्रुव यानी सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। क्या बताया है, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी 21 जून के आसपास वहाँ पर उत्तरी ध्रुव की रेखा वाले और रेखा के बाद वाले क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव के भी आगे रेखा वाले बाद वाले क्षेत्र, वहाँ पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में जो विषुवत वृत्त है, जो मध्य की है 0 डिग्री पर, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। हमारे यहाँ भी तो है उत्तरी ध्रुव, हम उत्तरी ध्रुव में है, क्योंकि 21 जून को हमारे यहाँ पर जो है सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, उत्तर अयनांत। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब क्या बताया है, 22 दिसंबर के दिन जो है दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश होगा। 21 जून को जो है दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो है और कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी, और जो 22 दिसंबर को है आपके मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, और वहाँ पर लगातार जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु कहाँ पर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। जैसी स्थिति अब यहाँ है, इसकी विपरीत स्थिति होगी उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत। उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च और आगे देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर क्या बताया है, 21 मार्च 23 सितंबर सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। अब सूर्य की किरणें किस पर सीधी पड़ेंगी, विषुवत वृत्त पर। इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। यहाँ पर दिन और रात बराबर कब होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है बीच में आ जाएगी, यानी विषुवत वृत्त जो मध्य में है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसके ऊपर पड़ेगी। इसको क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। 23 सितंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होगी। ये आप नोट कर लेना, आप कंफ्यूज हो जाओगे इनमें। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, बसंत ऋतु होगी। 21 मार्च को स्थिति इसके उल्टे होगी, यानी अब यहाँ पर 23 सितंबर को जो है सर्द ऋतु थी, वहाँ पर 23 सितंबर को क्या होगा,
बसंत ऋतु हो जाएगी और वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु हो जाएगी। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, इसके उल्टी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के हम क्या जाने आज कि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है, पृथ्वी अपनी ही जगह पर घूमती रहती है एक जगह पर, उसकी वजह से 24 घंटे में क्या होता है, एक दिन पूरा और दिन और रात का चक्कर चलता है। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। इस चैप्टर में से यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक ये कि विषुव किसे कहते हैं, अयनांत, दक्षिण अयनांत, उत्तरी अयनांत की स्थिति कब बनती है। एक दो क्वेश्चन ही हैं और यही आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की गति, घूर्णन, परिक्रमण, एकदम सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उलझाएगा नहीं। लेकिन आप जो है उनको देख करके एकदम से घबरा जाते हो कि पता नहीं ये क्या पूछ लिया। तो आज का चैप्टर हमारा इतना ही था। तो कल हम करेंगे हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर को, और धीरे धीरे ऐसे ही हम पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। आप मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे लास्ट में बता देना। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जो है आप अपने एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।